बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने फैसला किया कि अपनी तायाजाद बहन सोनिया के ज़रिए ये बात मैं अपने दादाजी तक पहुंचाऊं। मैंने सोनिया से इस बात का जिक्र किया कि पहले तो वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखती रह गई, लेकिन फिर उसके बाद उसने मेरी बेताबी और बेचैनी देखकर उसने दादाजी से बात करने की हामी भर ली। उसने इस बात का किसी से तज़किरा ना करने का भी वादा किया था और फिर वो दूसरे रोज मौका पाकर ही वो दादा अबू के कमरे में जा पहुंची और मेरे दादा अबू से सलाम दुआ के बाद अटक अटक कर बोलने लगी कि दादाजी, मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि ना आप गुस्सा होंगे और ना ही आप मुझे डांटेंगे, बल्कि मेरी बात पे सब्र तहम्मुल से काम लेकर उस बात का हल निकालेंगे। दादाजी ने प्यार भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, अरे बेटी, ऐसी क्या बात है, बोलो क्या मसला है। सोनिया ने दादाजी का नरम लहजा देखा तो वो मासूमियत से बोली, दादाजी आप बतूल को कितना चाहते हैं। दादाजी ने रिवायती शफकत से कहा, लो भला ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगर बतूल मुझसे सारी दुनिया भी मांग ले तो मैं सारी दुनिया उसके कदमों में लाकर रख दूंगा। दादाजी के चेहरे पे मोहब्बत के आसार नुमाया देखकर उसने फौरन ही कह दिया कि दादाजी, बतूल शादी करना चाहती है। ये सुनते ही दादाजी के चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। उन्होंने कदरे ऊंची आवाज में कहा, मजाक कर रही हो ना, अभी उसकी उम्र ही क्या है, अभी तो वो पढ़ रही है, अभी वो तालीम मुकम्मल कर ले, फिर उसके बाद हम सारे खानदान वाले उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उसे किस बात की जल्दी है। हमारी तरबियत और मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी क्या, जो उसने अपनी पसंद ढूंढ ली है। पूरे गांव में हमारे खानदान का एक रुतबा और एक वकार है, लोग हमें इज्जत की निगाह से देखते हैं। दादाजी का गुस्सा भांप कर सोनिया ने वहां से उठ जाना ही मुनासिब समझा। वो उठकर जाने लगी तो दादाजी ने पीछे से आवाज दी, सुनो, उससे कहना कि हम उसके सब नाज नखरे उठा सकते हैं, मगर शादी अपनी पसंद और बराबर के खानदान में करेंगे। सोनिया ने दादाजी से होने वाली गुफ्तगू से मुझे आगाह किया तो मैंने अपने आप को एक कमरे तक महदूद कर लिया। मेरा दिल करता तो मैं खाना खा लेती, वरना मैं कई कई दिन तक भूखी पड़ी रहती थी। मेरी माँ मेरी इस हालत से बहुत ज्यादा परेशान थी। एक दिन दादा अबू मेरे कमरे में आए। मैं उस वक्त नमाज पढ़ रही थी। मैं नमाज पढ़कर फारिग हुई तो दादा अबू ने मुझे जोर से गले लगाया, प्यार किया और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैंने अपने दादा अबू से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मैं गोया दादाजी को अपनी नाराजगी से आगाह करना चाहती थी। फिर मेरे दादा अबू ने मुझे बहुत प्यार और तहम्मुल से समझाया कि मेरी बेटी, एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छे और ऊंचे घरों की लड़कियां कभी भी अपने फैसले खुद नहीं करती, और वो भी किसी को बिन देखे। मेरी बेटी,
मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा मक्कार हैं, जो किसी की भी सादगी का नाजायज फायदा उठाने से कभी भी नहीं चौंकते। और फिर मुझे इस बात की भी फिक्र है कि कहीं तुम्हारी जिद हम सबको, हमारे पूरे खानदान को ना ले डूबे। वालिदैन अपने बच्चों के मुस्तकबिल के मुतालिक बहुत सोच समझकर अपनी उम्र के मुतालिक फैसला करते हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो उनसे कहो हमारे घर आए। दादाजी के ये अल्फाज जैसे सुनने ही थे, ये अल्फाज जैसे ही मेरे कानों में पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म में जैसे जान सी आ गई हो। दादाजी के गले में मैंने अपनी बाहें डाल दी। मैंने फिर पेट भर कर खाना खाया और उसके बाद मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। नफल अदा करने के बाद मैंने सबसे पहले आबिद को फोन किया और दादाजी के मान जाने पर उसे सारी बात से आगाह किया। मैंने उसे कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके अपने घर वालों को हमारे घर भेजो हमारे रिश्ते के लिए। मुकर्ररा तारीख पर आबिद की वालदा, वालिद, खालाएं और फुप्पो कुछ फ्रूट और मिठाई का टोकरा लेकर हमारे घर आए। मेरे घर वालों ने उनका वाजिबी साखिर मुकद्दम किया। सलाम दुआ करने के बाद मेरे दादाजी ने काम की बात की। आबिद और उसके खानदान का बस मंजर पूछा। दादाजी अगरचा मेरी जिद के आगे मुकम्मल तौर पर हार चुके थे, लेकिन एक बात जरूर थी कि मेरे दादाजी असूलों के बहुत पक्के थे। उन्होंने शादी के लिए एक शर्त रखी कि